एफबीआई की गोलियों के सामने एक वकील ने कैसे कानून को हथियार बनाया और एक जासूस के बदले 2 कैदी वापस लाए। ब्रिज ऑफ स्पाइस की वो टॉप सीक्रेट नेगोशिएशन। कहानी आगे जो हुआ उसे देखकर दुनिया हिल गई। कहानी की शुरुआत में एक सोवियत जासूस रुडोल्फ एबेल ने एक सिक्का खोला जिसमें एक एनक्रिप्टेड जानकारी थी। वह जैसे ही एक आवर्धक उपकरण से उसे पढ़ने वाला था, अमेरिकी एफबीआई ने दरवाजा तोड़ दिया। रुडोल्फ एबेल एकदम शांत रहा। गंजे अधेड़ उम्र के आदमी का भेष बनाकर पिस्तौल के सामने उसने नकली दांत लगाए और अपनी पैलेट, रंगों की तश्तरी धोने की अनुमति मांगी। एफबीआई ने उसे बेबस समझा और तश्तरी थमा दी। जासूस ने बड़ी सफाई से उस कपड़े से गुप्त कागज उठा लिया और उनकी आंखों के सामने चुपचाप नष्ट कर दिया। हालांकि तलाशी में कोई सबूत नहीं मिला, पर एफबीआई को यकीन था कि यह सोवियत 1000 चेहरे वाला जासूस रुडोल्फ एबेल है, जो 20 साल की उम्र में 6 भाषाएं जानता था और जिसने विश्व युद्ध में कमाल किए थे। सबूत के अभाव के बावजूद एबेल को अदालत में पेश किया जाना था। अमेरिकी न्याय प्रणाली की निष्पक्षता दिखाने के लिए उसे एक वकील दिया गया, डॉनर सिर्फ कमर्शियल इंश्योरेंस का काम करते थे और उन्होंने कभी आपराधिक मुकदमे नहीं लड़े थे। साफ था, एफबीआई का मकसद था रुडोल्फ एबेल को फांसी दिलाना। मगर डॉनर एक सिद्धांतवादी वकील थे। उन्होंने जेल जाकर रुडोल्फ एबेल से कहा कि वह पूरी ईमानदारी से उसका पक्ष लड़ेंगे, भले ही देश के दुश्मन के लिए खड़े होने पर उन्हें हार जीत दोनों में ही बुरा भला सुनना पड़े। उन्होंने तुरंत कोर्ट में अर्जी दी कि सबूत जुटाने के लिए 6 हफ्तों का समय दिया जाए, पर जज ने कोल्ड वॉर के माहौल में, जहां अमेरिका और सोवियत संघ विचारधारा के हथियार से लड़ रहे थे, इसे देशद्रोह मानकर उनका अनुरोध ठुकरा दिया। इसके बाद डॉनर के लिए मुश्किलें शुरू हो गईं। घर लौटते समय उनका पीछा किया गया। वह एक कार के पीछे छिपते हैं, पर पलटकर देखते हैं कि पीछा करने वाला पीछे खड़ा है। यह सीआईए का एक एजेंट था जिसने उन्हें साफ साफ चेतावनी दी कि वह इस केस को जल्दी खत्म करें और देश की सुरक्षा को खतरा न बने। पर डॉनर ने मुस्कुराते हुए मना कर दिया, यह मानते हुए कि न्याय से ऊपर कुछ नहीं है। इसके बाद सीआईए ने अखबारों में डॉनर के दुश्मन जासूस का केस लड़ने की खबर छपवा दी, जिससे वह सबके निशाने पर आ गए। लोग उन्हें नफरत से देखने लगे। एक रात उनकी बेटी टीवी देख रही थी, तभी किसी ने खिड़की पर गोली चला दी। पत्नी ने सुरक्षा के लिए केस छोड़ने को कहा, पर वकील साहब अपने सिद्धांतों पर अडिग रहे। उन्होंने केस की छानबीन की और पाया कि एफबीआई के पास सिर्फ हिरासत में लेने का वारंट था, तलाशी का वारंट नहीं। मतलब जासूस के कमरे से बरामद सबूत अवैध रूप से हासिल किए गए थे और उन्हें अदालत में स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन जज ने कहा कि एबेल अवैध रूप से गुस्सा विदेशी है, इसलिए उस पर अमेरिकी कानून पूरी तरह लागू नहीं होंगे। जूरी ने भी रुडोल्फ एबेल को फांसी देने की सहमति दी। डॉनर ने अपने सिद्धांतों की खातिर बदनामी का डर नहीं किया, जिसने एबेल के मन में उनके लिए आदर पैदा किया। सजा सुनाए जाने से पहले डॉनर ने जज से अकेले में मुलाकात की और एक नई दलील दी। उन्होंने कहा कि अमेरिका के हित में यही है कि रुडोल्फ एबेल को उम्र कैद दी जाए। अगर भविष्य में कोई अमेरिकी जासूस सोवियत संघ द्वारा पकड़ा जाता है तो रुडोल्फ एबेल के बदले उसे वापस लाया जा सकता है। इस दलील से जज सहमत हो गए और रुडोल्फ एबेल को 30 साल की जेल हुई। डॉनर की इस कोशिश ने सोवियत जासूस को मौत की सजा से बचा लिया, पर वह खुद देशद्रोही बन गए। रुडोल्फ एबेल जेल में अपनी बाकी जिंदगी काटने वाला था, तभी एक बड़ा मोड़ आया। एक अमेरिकी U-2 जासूसी विमान सोवियत संघ के ऊपर मिसाइल से मार गिराया गया। पायलट, जो डर के मारे आत्मविनाश उपकरण सेल्फ डिस्ट्रक्ट चालू नहीं कर पाया, सोवियत संघ द्वारा पकड़ लिया गया और उसे 10 साल की सजा हुई। सीआईए ने तुरंत डॉनर से संपर्क किया और उन्हें पूर्वी जर्मनी जाकर बातचीत करने को कहा, ताकि रुडोल्फ एबेल के बदले अमेरिकी पायलट को वापस लाया जा सके। उस समय पूर्वी जर्मनी में काफी अस्थिरता थी। बर्लिन की 4 मीटर ऊंची दीवार खड़ी थी। तभी एक अमेरिकी छात्र जो वहां पढ़ रहा था, तस्वीर लेते हुए पूर्वी जर्मनी की खुफिया एजेंसी द्वारा पकड़ा गया और उसे फांसी की सजा सुना दी गई। सीआईए को लगा कि सोवियत संघ कम महत्व वाले छात्र के बदले रुडोल्फ एबेल को मांगना चाहता है, जो एक घाटे का सौदा है। उन्होंने डॉनर से साफ कहा कि वह सिर्फ पायलट को वापस लाने पर ध्यान दें, उस छात्र की फिक्र न करें। डॉनर विशेष पास लेकर पश्चिमी जर्मनी से बर्लिन की दीवार पार कर सोवियत दूतावास पहुंचे। सोवियत राजनयिक ने सीधे उनसे बात नहीं की, बल्कि जासूस रुडोल्फ एबेल के रिश्तेदार बनकर जासूसों को भेजा ताकि वह उनसे कोई खुफिया जानकारी निकलवा सकें। पर पेशेवर वकील डॉनर ने उनकी चाल को भांप लिया और आसानी से उन्हें टाल दिया। इसके बाद सोवियत राजनयिक सामने आए। बातचीत शुरू हुई, पर सोवियत संघ रुडोल्फ एबेल को अपना नागरिक नहीं मानता था और अमेरिका पूर्वी जर्मनी को एक संप्रभु देश नहीं मानता था। इसलिए डॉनर अमेरिका का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकते थे। वह सिर्फ एक वकील की हैसियत से बात कर रहे थे, जिसने बातचीत को और मुश्किल बना दिया। सोवियत राजनयिक ने कहा कि एबेल को पकड़े 6 महीने हो चुके हैं और अमेरिका ने उससे बहुत कुछ पूछ लिया होगा, जबकि अमेरिकी पायलट ने कुछ नहीं बताया। इसलिए निष्पक्षता के लिए अमेरिका को पहले रुडोल्फ एबेल को छोड़ना चाहिए और 6 महीने बाद सोवियत संघ पायलट को छोड़ेगा। डॉनर ने तुरंत मना कर दिया और आमने सामने तुरंत अदला बदली की मांग की। उन्होंने स्पष्ट किया, अगर अमेरिकी जेल में एबेल की मौत हो जाती है तो अगला पकड़ा गया सोवियत जासूस जिंदा रहने के लिए सारी जानकारी दे देगा, क्योंकि उसे पता होगा कि तभी उसे बदला जा सकता है। जासूसी अदला बदली सिर्फ आपसी विश्वास से ही मुमकिन है। अपनी सटीक दलीलों से डॉनर ने सोवियत राजनयिक को मना लिया, लेकिन डॉनर ने अचानक उस अमेरिकी स्टूडेंट को भी बदलने की मांग कर दी। राजनयिक ने इनकार करते हुए कहा कि पूर्वी जर्मनी उनके नियंत्रण में नहीं है, उन्हें पूर्वी जर्मनी की खुफिया एजेंसी से बात करनी चाहिए।
लाचार होकर डोनर पूर्वी जर्मनी के राजनयिक से मिले। उन्होंने छात्र को छोड़ने को कहा, पर पूर्वी जर्मनी ने शर्त रखी कि अमेरिका उन्हें एक संप्रभु देश के रूप में मान्यता दे। अमेरिका एक तुच्छ छात्र के लिए अपने राजनीतिक रुख को नहीं बदलने वाला था। डोनर ने उन्हें बताया कि वह एक वकील मात्र हैं और आधिकारिक रूप से कुछ नहीं कर सकते। बातचीत असफल रही। डोनर ने वापस आकर सीआईए को सब बताया। उन्होंने फिर से चेतावनी दी कि वह कोई और पेंच न फंसाए, अमेरिका को सिर्फ पायलट चाहिए। इसी बीच सोवियत संघ ने पायलट पर टॉर्चर करके U2 के गुप्त डेटा निकलवाने की कोशिश की, पर पायलट ने मुंह नहीं खोला। रुडोल्फ एबेल को वापस पाने के लिए सोवियत संघ ने अंततः अदला बदली को मान लिया। समझौते के बाद डोनर के पास अब मोलभाव करने की ताकत आ गई थी। वह फौरन पूर्वी जर्मनी के राजनयिक से मिले और सख्त लहजे में कहा कि अगर पूर्वी जर्मनी छात्र को नहीं छोड़ेगा तो अमेरिका पूरी अदला बदली रोक देगा और सोवियत संघ का गुस्सा उन पर बरसेगा। दबाव में पूर्वी जर्मनी छात्र को देने को तैयार हो गया। अपनी शानदार बातचीत के दम पर डोनर ने एक के बदले 2 कैदियों को छुड़ाने का मौखिक समझौता कर लिया। अगले दिन दोनों पक्ष निर्धारित समय पर ग्लेन के पुल पर मिले। सुरक्षा के लिए दोनों तरफ स्नाइपर्स तैनात थे। डोनर रुडोल्फ एबेल को लेकर पुल के बीच में पहुंचे, पर उन्होंने देखा कि अमेरिकी छात्र वहां नहीं था। सीआईए ने डोनर पर जल्दबाजी करने का दबाव डाला। एबेल को जब पता चला कि डोनर दूसरे कैदी का इंतजार कर रहे हैं, तो उन्होंने सीआईए से कहा कि वह बस 2 कदम और चल सकते हैं, पर डोनर ने सब कुछ जोखिम में डालकर इंतजार किया। अंत में पूर्वी जर्मनी छात्र को भी ले आया। दोनों ओर से सफलतापूर्वक कैदियों की अदला बदली हो गई। रुडोल्फ एबेल सोवियत संघ लौटकर 30 साल की जासूसी जिंदगी से आजाद हुए। उन्हें सर्वोच्च लेनिन पदक से सम्मानित किया गया और खुफिया एजेंसी में जनरल और प्रशिक्षक बनाया गया। वहीं डोनर, जो कल तक देशद्रोही थे, पायलट को वापस लाने के बाद अमेरिका के हीरो बन गए। यह कहानी दिखाती है कि कैसे डोनर और रुडोल्फ एबेल ने राजनीति और राष्ट्र की सीमाओं को पार करते हुए ईमानदारी और न्याय के प्रति आदर के कारण एक दूसरे का सम्मान किया और अंत में एक असंभव अदला बदली को अंजाम दिया। यह फिल्म सच्ची घटनाओं पर आधारित है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई है तो ऐसी और कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में।